你放手！你太小看我们家龟。वेलकम बैक रॉकर्ड, स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के 20 पार्ट में। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, फिर इस सीरीज का आनंद उठाइए। पिछले पार्ट में फेंग यू के दादाजी ने मिंग टैन की दोनों नौकरियां छीन ली थी और उन दोनों शॉप्स को भी खरीद लिया था। यहाँ तक कि उसकी हाउस ओनर को भी धमकाकर उसका घर खरीद लिया था। अब इस वजह से मिंग टैन के पास रहने के लिए घर नहीं होता और वो बयूनों के घर चला जाता है। अब इस पार्ट की शुरुआत में बयूनों के घर 3 आदमी आते हैं। वे कहते हैं कि हम एक बड़ी कंपनी से आ रहे हैं और हम आपके होटल और घर को अच्छे दाम पर खरीदना चाहते हैं। बयूनों की माँ समझ जाती है कि ये उसी बड़े आदमी का काम होगा। वो उनको खूब डांटती है कि मेरे होटल और घर को खरीदने वाले तुम होते कौन हो। लेकिन बदले में वो बहनों की माँ से लड़ने लगते हैं कि बचने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तब जाओमे के पापा वहां आते हैं और उनको खूब डांटते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती, एक औरत से इस तरह लड़ते हो। ये कहकर वो तीनों को खूब मारते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। अब इस हाथापाई में बयूनों की माँ और जाओमे के पापा दोनों को चोट लग जाती है। दोनों एक दूसरे की चोट पर दवा लगा रहे होते हैं। तब बयूनों और मिया आ जाते हैं और इन्हें इस तरह देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। दरअसल जाओमे के पापा और बयूनों की माँ कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड्स बन गए होते हैं। मिया पूछती है कि आप दोनों को चोट कैसे लगी। फिर वो उनको पूरी बात बताते हैं और उन आदमियों का कार्ड उनको दिखाते हैं। अब उस पर फैंग कॉर्पोरेशन का नाम होता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि फेंग यू के दादाजी ने ही ये सब काम किया है। ये सब फेंग यू की वजह से ही हुआ है। ये कहकर मिया बहुत ही गुस्सा होकर चली जाती है। अब अगले सीन में फेंग यू मिंग टैन के घर जाती है, लेकिन हाउस ओनर कहती है कि मिंग टैन ये घर खाली कर चुका है। फेंग यू चौंक जाती है कि मिंग टैन ने मुझको क्यों नहीं बताया और तब मिया उसको कॉल करती है। मिया फेंग यू से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मिंग टैन को ये सब झेलना पड़ रहा है। तुम्हारे दादाजी ने उसको बेघर कर दिया। इस तरह वो फेंग यू को बहुत ही डांटती है। अपने दादाजी के बारे में ये सब सुनकर फेंग यू एकदम गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर वो सीधे दादाजी के पास जाती है और कहती है कि क्या आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं। मिंग टैन के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बेटी। मैंने उसको एक ऑफर दिया लेकिन उसने मेरा ऑफर लेने से इनकार कर दिया, इसीलिए मुझको ये सब करना पड़ा और ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तो किया है। अब फेंग यू अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और पूछती है कि आज तक आपने मेरी भलाई के लिए किया क्या है। अंकल जी मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरा कितना ख्याल रखते थे, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इस वजह से उन्हें बॉक्सिंग फिर से शुरू करनी पड़ी और टूर्नामेंट में वो मारे भी गए, लेकिन तब भी आपका दिल नहीं पिघला। उस दिन भी आपने यही कहा था कि आपने अंकल जी को स्ट्रांग बनाने के लिए उनको नौकरी से निकाल दिया था। अगर आपने वैसा नहीं किया होता तो आज मेरे अंकल जिंदा होते। सच बताऊं दादाजी, आप मेरी भलाई करने के नाम पर मेरी लाइफ की हर खुशी को मिट्टी में मिला रहे हैं। और इस तरह वो बहुत ही कुछ कह जाती है। तब दादाजी कहते हैं कि तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम सच नहीं जानती, तो आज सच सुनने के लिए तैयार हो ही जाओ। मिंग टैन के पापा मर गए ये तो तुम जानती हो, पर क्या तुम ये जानती हो कि उसके पापा कैसे और क्यों मरे। वो एक फेमस बॉक्सर थे। एक टूर्नामेंट में उन्होंने अपने अपोनेंट को मार डाला और इस वजह से वो बहुत ही गिल्टी फील करने लगे। उस हादसे को भूलने के लिए वो शराब के आदी हो गए और आखिर में मर गए। और उन्होंने जिस आदमी को रिंग के अंदर मारा, पता है कौन था वो आदमी? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे प्यारे अंकल जी थे। और ये सुनकर तो फेंग यू की धड़कन ही रुक जाती है। उसकी तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वहां से भाग जाती है। फिर वो मिंग टैन के पुराने घर पहुंचती है और वहां बैठकर सोचने लगती है कि शायद दादाजी झूठ बोल रहे हैं, मुझे सोच समझकर फैसला करना होगा। और तब मिंग टैन फेंग यू को ढूंढता हुआ वहां पर आता है। वो कहता है कि फेंग जोयू ने मुझे बताया कि तुम फिर से दादाजी से लड़कर आई हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही ठीक कर लूंगा, तुम प्लीज दादाजी से माफी मांग लो। तब फेंग यू पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा एक बॉक्सर थे? अब मिंग टैन समझ नहीं पाता कि ये सवाल क्यों कर रही है। हाँ, मेरे पापा बॉक्सर थे। और अब फेंग यू को डर लगने लगता है। और क्या तुम्हारे पापा ने आखिरी मैच दूसरे स्टेट में जाकर खेला था? क्या उन्होंने डेथ स्ट्राइक मूवमेंट से अपने अपोनेंट को मार डाला था? और यहाँ मिंग टैन हैरान होता है कि ये इन बातों को कैसे जानती है और इस वक्त अचानक ये सब क्यों पूछ रही है। वो कहता है कि हाँ, ये सब कुछ ठीक है। अब फेंग यू से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो तुरंत वहां से जाने लगती है। मिंग टैन उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो और इस बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। फेंग यू कहती है कि तुम्हारे पापा ने रिंग के अंदर जिस बॉक्सर को मार डाला था वो मेरी जान से भी प्यारे मेरे अंकल जी थे। और ये कहकर वो रोने लगती है और वहां से भाग जाती है और मिंग टैन को बहुत ही बुरा लगता है। फेंग यू रोती हुई घर पहुंचती है। उसकी हालत देखकर फेंग जोई उसको एक कमरे में लेके जाता है। फिर वो दादाजी से आर्ग्यू करता है कि बहुत साल बाद दीदी इतनी खुश थी, लेकिन आपने न जाने उससे क्या कहा और वो फिर से उसको रुला दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना बुरा काम कर सकते हैं। आखिर में वही हुआ जो आप चाहते थे। अब दीदी मिंग टैन से फिर से नफरत करने लगेगी। कम से कम अब तो आप मिंग टैन को चैन से रहने दीजिए, प्लीज उस बेचारे को परेशान मत कीजिए। ये कहकर फेंग जोई गुस्से में चला जाता है। अब फेंग यू बहुत ही उदास बैठी होती है। तब मिंग टैन उसे वॉइस मैसेज करता है कि मुझको बहुत ही बुरा लग रहा है, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता।
फेंग्यू रिप्लाई करती है कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ दिन अगर हम दोनों ना मिले तो बेहतर होगा। जब मेरे माइंड के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊंगी। अब मिंगटैन का दिल ही टूट जाता है कि अब फेंग्यू उससे कभी नहीं मिलेगी, पर वो हिम्मत करके कहता है कि तुम जितना चाहो टाइम ले लो और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले सीन में अकड़ू कहीं पर जा रहा होता है कि हुडी बीच में आ जाता है और अकड़ू पूछता है कि अरे तुम कौन हो, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं देता और अकड़ू के नजदीक आने लगता है। अब अकड़ू घबराकर उसको अटैक करने जाता है, लेकिन एक ही पंच में वो अकड़ू को लहूलुहान कर चला जाता है। अब अकड़ू हॉस्पिटल में होता है। सुनहाओ और जियोफेंग उससे मिलने आते हैं और पूछते हैं कि वो कौन था जिसने तुम पर हमला किया। गुरु, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक जबरदस्त फाइटर है, उसके मूवमेंट्स बिजली की तरह फास्ट हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि उसने मुझको मारा क्यों। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, हम इसका पता लगाएंगे। अब ये कहकर दोनों बाहर आते हैं। सुनहाओ जियोफेंग को भी वार्न करता है कि फाइनल्स के पास आते ही सबको इस तरह का रिस्क होता है, इसलिए तुम भी केयरफुल रहना। अब यहाँ मिंगटैन जाओमी को सारी बातें बता रहा होता है और कहता है कि फेंग्यू बहुत ही परेशान है, आप प्लीज उसको हिम्मत दीजिए। ये सुनकर जाओमी चौंक जाती है कि मिंगटैन के पापा ने फेंग्यू के अंकल जी को मार डाला था। यार जूनियर, अभी अभी तो तुम्हारा प्यार शुरू हुआ था और शुरू होते ही दादाजी ने उसका दी एंड कर डाला। मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर फेंग्यू अपने अंकल जी से बहुत ही प्यार करती थी और हमेशा कहती थी कि उसके अंकल जी को जिसने मारा वो उसको कभी माफ नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी भूल पाएगी। यहाँ तक कि उसने मुझको भी धमकी दी थी कि अगर मैंने अपने पापा से डेथ स्ट्राइक सीखा तो वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगी। क्या आपके पापा डेथ स्ट्राइक जानते हैं? जाओमी कहती है हाँ, और बताती है कि शायद मेरे पापा तुम्हारे पापा को भी जानते थे और अब दोनों जाओमी के पापा से मिलने जाते हैं। अब यहाँ मिया और बयूनो कॉलेज में होते हैं, तब बयूनो को एक मैसेज आता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि ये लोग जिस एमएमए इवेंट के लिए गए थे वहां पर एक बॉक्सर की मौत हो गई है और वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर फाइट करते वक्त मर गया था। ये वही बॉक्सर है जिससे मिंगटैन ने उस दिन बात की थी, और फिर अगले दिन उस बॉक्सर की पत्नी फेंग्यू की आंटी जी से इंश्योरेंस फ्रॉड के बारे में बात कर रही थी। मिया ने भी उनकी बातें सुन ली थी और ये बात सुनकर ये दोनों बड़े ही शॉक हो जाते हैं। वहाँ जाओमी अपने पापा को मिंगटैन के बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहते हैं कि मुझे तो उसी दिन लग गया था कि इसके मूवमेंट्स मैंने कहीं देखे हैं, तो तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। देखो बेटा, अब तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं अपने दोस्त के बच्चों को इस तरह भटकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे भाई बहन का ख्याल रखूंगा। इस तरह वो बहुत ही केयरिंग तरीके से बात करते हैं। और तुम रोज यहाँ पर आ जाना, मैं तुमको आगे की ट्रेनिंग दूंगा और डेथ स्ट्राइक भी सिखाऊंगा। तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव के लगते हो, लेकिन मुझे हमेशा शक था कि तुम्हारे पापा जैसा शांत इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है। जरूर कोई गलती हुई होगी। लेकिन मिंगटैन कहता है कि मैं डेथ स्ट्राइक नहीं सीखना चाहता, उसकी वजह से मेरा परिवार तहस नहस हो गया और फेंग्यू के अंकल जी भी मर गए। फिर जाओमी भी कहती है कि पापा उससे इस बारे में बात मत कीजिए, वो पहले से ही बहुत परेशान है। अब जाओमी फेंग्यू के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन अगर मिंगटैन के पापा ने गलती की भी तो तुम उसकी सजा मिंगटैन को मत दो, वो खुद भी बहुत ही परेशान है और उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए तुम अच्छी तरह से सोचकर फैसला करो। और यह कहकर वो चली जाती है। यहाँ क्लास में मिया उन दो औरतों के बारे में सोच रही होती है जो उस दिन रेस्टोरेंट में बैठकर इंश्योरेंस फ्रॉड जैसी चीजों के बारे में बात कर रही थी। उस दिन मिया ने खूब पी रखी थी, इसलिए उसको कुछ ठीक से याद भी नहीं था, लेकिन उसे लगता था कि शायद इंश्योरेंस के पैसों के लिए ही वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर मर गया था, और शायद फेंग्यू के अंकल जी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यहाँ फेंग जुई मिंगटैन के घर के बाहर वेट कर रहा होता है। मिंगटैन के आते ही वो उसको घर की चाबी देता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, पर मिंगटैन कहता है कि मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगा, मेरे लिए तुम परेशान मत होना। ये कहकर वो चाबी लौटा देता है। इस पर फेंग जुई कहता है कि अब मैं इस घर का ओनर हूँ, लेकिन मैं तुमको यहाँ पर फ्री में रहने को नहीं दे रहा हूँ, तुम हर महीने मुझको रेंट दे देना। अगर अब तुमने ये घर छोड़ दिया तो मुझे और फेंग्यू को बहुत ही बुरा लगेगा। अब मिंगटैन चाबी ले लेता है और फेंग्यू के बारे में पूछता है। फेंग जुई बताता है कि वो अब भी बहुत ही परेशान है, मुझे एक जरूरी काम है, और ये कहकर वो जाने लगता है। अब मिंगटैन उसको रोककर कहता है कि मैं फेंग्यू से एक बार मिलना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी दीदी बहुत ही गुस्से में है और उदास भी है। अगर इस वक्त तुम उससे मिलोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या इस वक्त तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है? हाँ फेंग जुई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब फेंग जुई मिंगटैन को अपने घर लेके जाता है। यहाँ फेंग्यू का मूड बहुत ही खराब होता है और वो गुस्से में प्रैक्टिस कर रही होती है। फेंग जुई कहता है कि गुस्से में और वो भी अकेले में प्रैक्टिस करना सेहत के लिए हानिकारक है, इसीलिए तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए कोई आया है, देखो कौन है। ये कहकर वो मिंगटैन को वहां छोड़कर भाग जाता है। अब फेंग्यू का गुस्सा और बढ़ जाता है। मिंगटैन कहता है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में भी तो जरा सोचो, पिछली जनरेशन की गलती की सजा तुम मुझको क्यों दे रही हो? इसमें मेरा क्या दोष है जो तुम मुझको सजा दे रही हो? इतना ही नहीं, उस दुर्घटना के बाद मेरे पापा एकदम से टूट चुके थे, इसीलिए उन्होंने हद से ज्यादा पीना शुरू कर दिया था। मेरी माँ को सब खोने की पत्नी कहकर उसका दिल दुखाते थे और ये सब वो सह नहीं सकी और हम सबको छोड़कर चली गई।
और हद से ज्यादा शराब पीने की वजह से मेरे पापा भी तड़प तड़प कर मर गए। इसलिए मुझे फाइटिंग से नफरत है और मैं अपने पापा से भी नफरत करने लगा था। इसलिए बहुत ही मुश्किलों के बीच मेरी लाइफ चल रही थी और तब मेरी लाइफ में एक दिन तुम आई। तुमने मुझको फाइट सीखने को कहा, मुझे बताया कि इस तरह शांत रहने से कोई मेरा फायदा उठा लेगा और मुझको परेशान करेगा। और तुम्हारे कहने पर मैंने बॉक्सिंग सीखी और तब से मेरी लाइफ भी चेंज होने लगी। मुझे तुम मिल गई तो लगा कि मेरी लाइफ का भी कोई मतलब है। पर अब तुम्हें इस तरह से दुखी और परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। इस बुरे वक्त में मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। चाहे जो भी हो जाए, हम दोनों को साथ मिलकर उसको फेस करना है। अब इस तरह मिंग टैन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और फेंग्यू भी सोचने लगती है। अब अगले सीन में मिंग टैन उसी पुराने घर में लौट आता है। सब उसकी मदद करते हैं और फेंग्यू भी उसके घर पर आई होती है। लगता है फेंग्यू का गुस्सा कम हो गया है। यहाँ सुनहाओ जाओमी के घर के बाहर वेट कर रहा होता है। जाओमी बाहर आती है लेकिन सुनहाओ को देखकर घर के अंदर चली जाती है। सुनहाओ उसके पीछे जाता है और कहता है कि अकुडू को किसी ने मारा है और वो हॉस्पिटल में है। इस पर जाओमी कहती है कि उसके साथ तो ऐसे ही होना था, वो हर किसी को मारता फिरता था, जरूर उनमें से किसी ने बदला लिया होगा। सुनहाओ कहता है कि मैंने उसका पता लगा लिया है, वो किसी दूसरे कॉलेज का लड़का है जो टूर्नामेंट के फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो गया है। और एक दिन उस लड़के ने मुझे भी फाइट करने के लिए उकसाया लेकिन मैंने मना कर दिया था और उसी बात का गुस्सा उसने अकुडू पर निकाला है। वो लड़का बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए तुम भी जरा अलर्ट रहना। और ये बताने मैं यहाँ पर आया था। तभी अचानक टेबल के पीछे से जाओमी के पापा उठते हैं और पूछते हैं, क्या तुम दोनों में फिर से सुलह हो गई? जाओमी पापा को डांट कर अंदर भाग जाती है। अब सुनहाओ उनसे कहता है कि जाओमी का ध्यान रखें, फिर वो बाहर आ जाता है। लेकिन अब हुडी सुनहाओ को फॉलो करने लगता है और फिर कुछ देर बाद सुनहाओ को पता चल जाता है और वो उससे डायरेक्टली कहता है कि तुमने मुझसे फाइट करने के बजाय अकुडू को मारा है, हिम्मत है तो अभी इसी वक्त मेरे साथ फाइट करो। और ये कहकर वो रेडी हो जाता है। अब हुडी इसी मौके का इंतजार कर रहा था और वो झट से सुनहाओ की नाक पर अटैक करता है और सुनहाओ एक सेकंड के लिए अपना होश खो देता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। अब वो डगमगा जाता है लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन कल का पार्ट मिस मत करना क्योंकि कल हम इसका फाइनल मैच देखने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस सीरीज की वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका मजा जा सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।